नेक्स्ट जो अपना स्टेप है, स्टेप थर्ड प्लांट ब्रीडिंग के अंदर नेक्स्ट क्या है, क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन बाय सिलेक्टेड पेरेंट्स। हमने सेकंड स्टेप के अंदर पेरेंट्स को सिलेक्ट कर लिया था, अब उनका क्रॉस करवाना है। और क्रॉस करवाने के लिए बोले तो सिलेक्टेड पेरेंट, मान लो अपने एक हाई यील्ड वाला प्लांट सिलेक्ट किया, दूसरा इंसेक्ट रेजिस्टेंस प्लांट को सिलेक्ट किया था, अब इन दोनों का क्रॉस करवाना है। मान लो अगर ये बाइसेक्सुअल है फ्लावर, तो मेंडल ने जो टेक्निक अपनाई थी वही टेक्निक हमें अपनानी है। जैसे अगर मान लो किसी को मेल फीमेल ले ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लांट के अंदर यहाँ पे सेक्स क्रोमोसोम नहीं है। तो अगर इसको मैं एज ए मेल ले रहा हूं तो इसको फीमेल ले लूं। बताइए कौन कौन से स्टेप होंगे? बोलिएगा इमेस्कुलेशन होगा सबसे पहले, यस इमेस्कुलेशन, एंथर को रिमूव कर देंगे। दूसरा क्या बैगिंग होगी, यस। तीसरा टैगिंग होगी, अरे करेंगे कि नहीं करेंगे। और इससे पोलन ग्रेन को ट्रांसफर कर देंगे इसकी स्टिग्मा पर। तो बोले तो क्रॉस करवाएंगे, और क्रॉस करवाने से जो हमें सीड मिलेंगे, बोले तो न्यू वेराइटी, हमें न्यू वेराइटी मिली। अब ये जो न्यू वेराइटी हमें मिली है, तो अब देखेंगे इसके अंदर दोनों के कैरेक्टर, हाई यील्ड होगा और इंसेक्ट रेजिस्टेंस पावर होगी। बट जैसा आपने 1 मिनट के अंदर बता दिया कि ऐसा हुआ, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा होता नहीं है करने से। बोले तो एक लाइन लिखी है एनसीईआरटी ने कि द स्टेप थर्ड इज टाइम कंज्यूमिंग एंड टीडियस प्रोसेस। कैसे है सुनिएगा। मान लो जो अपने न्यू वैरायटी हमें बनी है, बोले तो सीड्स मिलेंगे हमें, यहाँ पर नए सीड मिलेंगे इस प्लांट के। हो सकता है कि कंडीशन ऐसी होगी, क्या पता ये पेरेंट्स कुछ ऐसा हो कि इसके पास ये जीन अगर मैं मान लूं ए हाई यील्ड के लिए रेस्पॉन्सिबल है, और इसके पास जो जीन है वो रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए, इंसेक्ट रेजिस्टेंस के लिए रेस्पॉन्सिबल जीन है बी। तो इसके पास बी दोनों रिसेसिव है, तो इंसेक्ट रेजिस्टेंस नहीं है इसके पास, ये तो इसकी यील्ड कम है। जैसे क्रॉस करवाएंगे तो एक पॉसिबिलिटी कहीं पर ये ऐसा भी तो हो सकता है कि जो नया प्लांट जो बने वो ऐसा बन जाए। अरे बन सकता है ना, पॉसिबिलिटी है, क्योंकि दूसरे टाइप के भी बनेंगे, बट ऐसी पॉसिबिलिटी अगर ऐसा बन गया तो बोलो दोनों कैरेक्टर आएंगे कि दोनों के नहीं आएंगे, दोनों के नहीं आएंगे, तो बोले तो प्रोडक्शन ही बड़ा नुकसान हो गया भाई साहब। पता चला किसानों को हमने दे दिया, बर्बाद हो गए, प्रोडक्शन तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा, ना कोई रेजिस्टेंस आ रहा है। तो बोले तो इस स्टेप के अंदर जो सीड लगाए हैं, अब इन सीड को लगाएंगे हम, बिल्कुल इवेल्युएट करेंगे, अच्छे से सिलेक्ट करेंगे क्या क्या उसके अंदर वो कैरेक्टर आए हैं कि नहीं आए हैं। तो बोले तो इस स्टेप में क्या लगेगा, पहले क्रॉस करवाओ, सीड का इंतजार करो, सीड आए, फिर उनको ग्रो करवाओ, फिर देखो क्या वो कैरेक्टर रियली में उसके अंदर आए हैं। तो बोले तो इनका क्रॉस करवाया, एक क्रॉस करवाया कि हमने वेराइटी ए, वेराइटी मान लो पी ली अपने बेटा, वेराइटी पी और वेराइटी क्यू का क्रॉस करवाया, एक बार क्रॉस करवाया, फिर दोबारा क्रॉस करवाया, तिबारा क्रॉस करवाया। तो एक क्रॉस से हमें ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट सुपीरियर मिल जाएगा, हमें बहुत सारे क्रॉस करवाने पड़ेंगे। एक क्रॉस से डायरेक्टली हमें नहीं होगा कि सारे के सारे जो कैरेक्टर हम चाहते थे वो आ गए, वरना तो फिर मजे ही आ जाते। एक क्रॉस करवाया, सारे के सारे डोमिनेंट कैरेक्टर आ रहे हैं, जितना एक्सप्रेस हम करना चाह रहे हैं वो सारे के सारे कैरेक्टर आ रहे हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसके अंदर हमको क्रॉस करवाने में टाइम लगेगा। बोले तो टाइम लगेगा, बोले तो क्रॉस करवाना मेहनत वाला काम है, टीडियस प्रोसेस है, बोले तो जोर वाला काम है, मेहनत वाला काम है। ये याद रखना है कि इन 5 स्टेप में से जो तीसरा स्टेप अपने पढ़ा है वो सबसे ज्यादा क्या है, टाइम कंज्यूमिंग और टीडियस प्रोसेस है। यहाँ क्रॉस करवाना है, क्रॉस करवा के प्लांट की सीड बनेंगे, उनको ग्रो करवा के देखना पड़ेगा अपन को क्या उनके अंदर डोमिनेंट कैरेक्टर आए हैं या नहीं आए हैं। पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकती है। आ गए, अच्छी बात है, क्लियर है। तो स्टेप थर्ड क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन अपने करवा दिया सिलेक्टेड पेरेंट्स के बीच में। नेक्स्ट अपना स्टेप नंबर 4 है, वो है सिलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट। सिलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट कि हमने क्रॉस करवा दिया है, हमारे पास जो प्लांट्स आ चुके हैं, हम उनका सिलेक्शन करेंगे कि क्या वो सुपीरियर है। जैसे यहाँ आपने बताया कि सुपीरियर का सिलेक्शन करना पड़ेगा, तो सुपीरियर कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि वो सुपीरियर है। ध्यान से सुनिएगा, दिस स्टेप इज वेरी क्रूशियल फॉर द सक्सेस ऑफ द प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम या प्लांट ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव। सबसे ज्यादा क्रूशियल स्टेप यही है, क्योंकि यहां हम सिलेक्शन कर रहे हैं कि जो हम वैरायटी चाहते थे, जो क्रॉस करवा के हम वैरायटी ऑब्टेन करना चाहते थे, जो कैरेक्टर हम डिजायरेबल चाहते थे, क्या उसमें आए हैं या नहीं आए हैं। कैसे पता करेंगे, सुनिएगा, ये क्रूशियल स्टेप होना जरूरी है। साइंटिफिक इवैल्यूएशन करना पड़ेगा, साइंटिफिक प्रूफ देखना पड़ेगा क्या वास्तव में ऐसा है कि वो
उसके अंदर डोमिनेंट कैरेक्टर आए हैं। क्या तुम्हें पता है, मान लो अपने जो वैरायटी बनाई है, क्या वो वैरायटी बोल के बताएगी कि मेरा जीनोटाइप क्या है? बोलिएगा, क्या जीनोटाइप बता देगी कि मेरे पास डोमिनेंट है, डोमिनेंट है? नहीं। अगर हमें मान लो अभी भी डोमिनेंट कैरेक्टर हमें पता चल रहे हैं कि उसके अंदर हाई यील्ड और इंसेक्ट रेजिस्टेंस पावर आ गई है, इसका हमें जीनोटाइप पता करने के लिए बता सकते हो? अननोन प्लांट का जीनोटाइप पता करने के लिए कौन सा क्रॉस करवाते हैं? फटाफट सोचिए, कौन सा क्रॉस करवाते हैं? जेनेटिक्स के अंदर हमने करवाया है, कौन सा? टेस्ट क्रॉस। कौन सा? टेस्ट क्रॉस। अगर हम टेस्ट क्रॉस करवाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि अननोन प्लांट का जीनोटाइप क्या है। अननोन प्लांट का अगर जीनोटाइप ऐसा आ गया, जीनोटाइप अगर ऐसा आ गया तो क्या क्या होगा? ध्यान से सुनिएगा। अगर ऐसा आ गया तो पॉसिबिलिटी ये भी बनती है बेटा कि अगर जीनोटाइप हेटेरोजाइगस कंडीशन आ चुकी है तो पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि फ्यूचर में अगर इसकी सेल्फिंग हुई, अगर सेल्फ पोलिशन हुआ तो कोई एक प्रोजनी आने के चांसेस ऐसी भी तो है कि वो रिसेसिव कैरेक्टर वाली आ जाए। तो बोले तो जो कैरेक्टर हम लाना ही नहीं चाहते थे वो कैरेक्टर अपीयर हो जाए, हो सकता है। तो बोले तो पूरा साइंटिफिकली हम इवेल्युएट करेंगे, टेस्ट क्रॉस करवा के देखेंगे क्या ऐसा हुआ है। अगर ऐसा हो गया तो क्या किया जाए? जो जिसके अंदर कैरेक्टर नहीं है उसे एलिमिनेट कर देंगे और कंटिन्यूअस क्या करवाते जाएंगे? सेल्फिंग। कंटिन्यूअस क्या करवाते जाएंगे? सेल्फिंग। जनरेशन वाइज सेल्फिंग करवाएंगे। क्या होगा सेल्फिंग से? क्या पता है? हमने पढ़ा है कि सेल्फिंग करवाने से होमोजाइगोसिटी बढ़ेगी। जो रिसेसिव वाला होगा उसको सेलेक्ट करके फेंक देंगे। मेंडल ने भी ऐसा ही किया था, डेवलपमेंट ऑफ प्योर लाइन। तो यहां पर जो अपन ने डेवलप किया है वैरायटी, पहले उसका टेस्ट क्रॉस करवा के देखेंगे क्या उसके अंदर होमोजाइगस डोमिनेंट है कि वो हेटेरोजाइगस। ये हम जेनेटिक्स में पढ़ चुके बेटा कि होमोजाइगस डोमिनेंट है कि हेटेरोजाइगस। अगर हेटेरोजाइगस डोमिनेंट मिल गया हमें, हम पता कर सकते हैं टेस्ट क्रॉस से। एक बार जरूर पढ़ना टेस्ट क्रॉस को कैसे कर रहे हैं। जैसे ही अपना हेटेरोजाइगस डोमिनेंट आ गया तो उस कंडीशन में रिसेसिव कैरेक्टर भी अपीयर हो सकता है। अगर फील्ड के अंदर भेज दिया तो किसान को नुकसान होगा, फार्मर को नुकसान होगा। तो हम क्या चाहते हैं? हम क्या करेंगे? अब उसकी सेल्फिंग करवा के बोले तो प्योर लाइन डेवलप करेंगे, बोले तो होमोजाइगस कंडीशन डेवलप करेंगे, जिससे कि 100% उसके अंदर प्योर कैरेक्टर क्या होंगे? डोमिनेंट। जो वैरायटी हम चाहते हैं उसी के कैरेक्टर होंगे। तो सर होमोजाइगस में सेल्फिंग होगी तो होते रहो, कैरेक्टर जनरेशन वाइज वही चलते रहेंगे, प्रोडक्शन अच्छा बना रहेगा। क्लियर है ना? चलिएगा, 4 नंबर स्टेप कंप्लीट। क्या 4 नंबर स्टेप? क्रूशियल है। इसको बोले तो साइंटिफिक इवैल्यूएशन जरूरी है कि वो डोमिनेंट जरूरी, क्या बोले तो उसके अंदर जो डिजायरेबल कैरेक्टर है वो रियलिटी में है। साइंटिफिक इवैल्यूएशन बोले तो टेस्ट क्रॉस वाले तो नेक्स्ट। अगर हेटेरोजाइगस कंडीशन डेवलप हो चुकी है तो उसे होमोजाइगोसिटी पर लेके आएंगे। किस वजह से? क्या करके? सेल्फिंग करवा के, सेल्फ पोलिनेशन करवा के। स्टेप नंबर 5, टेस्टिंग, रिलीज एंड कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ न्यू कल्टीवेटर। मान लो हमने सेलेक्ट कर लिया है कि अच्छा आ चुका है तो मार्केट में भेज दे, किसानों के पास भेज दे, नहीं चलेगा। क्या होगा? अब क्या करना पड़ेगा कि जो हमने जो ऑब्टेन किए हैं, जो सिलेक्ट किए, अब उनको बोले तो अपन को रिसर्च फील्ड के अंदर पहले जो बंदा जो प्लांट ब्रीडर है जो करना चाह रहा है उसको अपने रिसर्च फील्ड के अंदर उसको ग्रो करवाना पड़ेगा। इन प्लांट्स को ग्रो करवाओ रिसर्च फील्ड के अंदर। अगर हमने इसको पहले क्या करवाना पड़ेगा? ग्रो करवाना पड़ेगा। अगर रिसर्च फील्ड में ग्रो करवाया, अच्छे से ग्रो हो रहा है, कैरेक्टर सारे डोमिनेंट आ रहे हैं, तो कहेंगे हाँ चलो कैरेक्टर डोमिनेंट आ रहे हैं। अभी भी किसान के पास डायरेक्ट नहीं भेज सकते, तो रिसर्च फील्ड में अब हम क्या देखेंगे? रिसर्च फील्ड में आइडियल कंडीशन होगी। यहाँ पे हम डाल के देखेंगे अलग अलग फर्टिलाइजर, मान लो कोई फर्टिलाइजर ए बी सी डी, अलग अलग फर्टिलाइजर डाल रहे हैं। किस फर्टिलाइजर की प्रेजेंस में प्रोडक्शन सबसे अच्छा दे रहा है, किसी फर्टिलाइजर की प्रेजेंस में प्रोडक्शन कहीं कम तो नहीं हो रहा है, तो बोले तो कौन सा फर्टिलाइजर अपन डालेंगे उस चीज का इवैल्यूएशन करेंगे। अब रिसर्च फील्ड के बाद अब क्या करेंगे? अब इसे फार्मर फील्ड पे लेके जाएंगे। वो भी पूरे वर्ल्ड वाइड नहीं डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ऐसा नहीं कि सभी चलो मार्केट में ले आए हैं, फार्मर को बांट दिया जाए या मार्केट में बेचना शुरू कर दिया जाए, अभी भी नहीं होगा। अभी हम क्या करेंगे? फार्मर फील्ड के पास लेके जाएंगे और फार्मर फील्ड में किसको देंगे? किसानों को। कैसे देंगे? कि फार्मर फील्ड में अपने मान लो इंडिया के अंदर हमने डेवलप करी है, तो इंडिया के हर एक रीजन के अंदर, मान लो साउथ साइड, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, हर साइड के अंदर जो जो फार्मर होंगे उनसे कांटेक्ट करेंगे। उनमें से 1-2 फार्मर्स, पर्टिकुलर फार्मर सेलेक्ट करके उन फार्मर को देंगे और बोलेंगे कि आप अपने खेत में ग्रो करवाइए,
प्रोडक्शन कैसा होता है हमें बताइए। और उन चारों रीजन में जब वो ग्रो करवाएंगे तो सबसे अच्छा प्रोडक्शन मान लो नॉर्थ रीजन में हुआ, तो बोले तो उसके लिए फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी है, जैसी नॉर्थ की होगी। जस्ट एक एग्जांपल के हिसाब से, तो हर रीजन के अंदर किसी पर्टिकुलर फार्मर को दिया, उसने ग्रो करवाया, जिसके अंदर सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होगा उसी को हम सेलेक्ट करेंगे कि इसके लिए क्लाइमेटिक कंडीशन ऐसी है, फर्टिलाइजर्स ऐसे हैं। ये सब करवाने के बाद, और ये भी एक बार नहीं, कम से कम एटलीस्ट 3 ग्रोइंग सीजन किसान को जैसे अपने दिया, एक सीजन ग्रो करवाया, प्रोडक्शन ठीक हुआ, अच्छा हुआ, नेक्स्ट सीजन कम से कम एटलीस्ट थर्ड टाइम कि कोई कमी तो नहीं रह गई हो, टेस्टिंग के अंदर कोई कमी तो नहीं रह गई हो, प्रोडक्शन क्या वास्तव में अच्छा है। तो बोले तो अगर अपन कम से कम एटलीस्ट 3 जनरेशन हमको उनको ग्रो करवाना पड़ेगा, फिर अगर प्रोडक्शन जहां अच्छा है हम सेलेक्ट कर लेंगे इसकी क्लाइमेटिक कंडीशन इसके अंदर ही अच्छे से ग्रो करेगा, तो बोले तो उसको क्या करेंगे, टेस्टिंग, रिलीज एंड कॉमर्शलाइजेशन, उसके बाद मार्केट में लाएंगे, डायरेक्ट नहीं। इससे पहले ये स्टेप होने के बाद हम ICR बोले तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ICAR के जो साइंटिस्ट होंगे उनसे क्या करेंगे, हम उनको जाके उनसे परमिशन लेंगे कि हमने ये वैरायटी तैयार की है, इसका प्रोडक्शन अच्छा है। वो इस चीज को सेलेक्ट करके आइडेंटिफाई करेंगे क्या वास्तव में प्रोडक्शन अच्छा है, क्या किसान के लिए, फार्मर के लिए फायदेमंद है, तब जाके फाइनली अप्रूवल मिलेगा और हम इसको मार्केटिंग कर सकते हैं, मार्केट में बेच सकते हैं। तो ये कुछ स्टेप्स थे प्लांट ब्रीडिंग के। कौन कौन से 5 स्टेप हो गए, कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स, थर्ड क्रॉस करवाना, फोर्थ जो क्रॉस करवाया क्या प्रोजनी हमें मिली है, जो प्रोजनी उसका सिलेक्शन और साइंटिफिक इवैल्यूएशन करना, फिर टेस्टिंग, रिलीज और फिर कॉमर्शियलाइजेशन। 5 स्टेप हमको याद रखने हैं। थर्ड स्टेप मोस्ट बोले तो टाइम कंज्यूमिंग और टीडियस प्रोसेस है, एंड फोर्थ स्टेप वेरी क्रूशियल स्टेप है। अब हमें देखना है कि जो प्लांट ब्रीडिंग से क्या क्या हम फायदा मिला, क्या क्या हम इसे डेवलप कर सकते हैं। जैसे अगर बात करें हम फूड के प्रोडक्शन से मामले में कि प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, फूड की क्वालिटी बढ़ा सकते हैं, पेस्ट रेजिस्टेंस बना सकते हैं, डिजीज रेजिस्टेंस प्लांट बना सकते हैं। इन सब के बारे में अभी हमको नेक्स्ट चर्चा करनी है। इतना समझ में आ गया होगा। एक एक लाइन हमने पेज नंबर एनसीईआरटी का 170, 171 एंड 172 के ऊपर तक हम एक एक लाइन को डिस्कस कर चुके हैं। एक बार रीडिंग मारिएगा, हर लाइन समझ में आ जाएगी। जब 170 पे एक लाइन पढ़ोगे शुरुआत के अंदर प्लांट ब्रीडिंग के इंट्रोडक्शन में, बेटा एक मीनिंग मिलेगा एक्रिएज। क्या मिलेगा, एक्रिएज वर्ड मिलेगा। एक्रिएज का मतलब है एरिया बढ़ाना। जैसे बोला था ना कि साइंटिस्ट पहले सोच रहे थे कि इसे प्रोडक्शन बढ़ाए, एरिया बढ़ा के, एरिया ज्यादा होगा खेती ज्यादा करेंगे, प्रोडक्शन भी ज्यादा बढ़ेगा।